अब अपन एक और बेहतरीन टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं। सब बच्चे इस बेहतरीन टॉपिक पर ध्यान देंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एरिया अंडर द कर्व। इसमें ध्यान देना, मैं आपको एरिया अंडर द कर्व भी पढ़ाऊंगा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक चीज रह गई थी, कर्व स्केचिंग, वो आप पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमको कर्व स्केचिंग की जरूरत पड़ने वाली है। ये चैप्टर बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटी सी थ्योरी है, पर थोड़ा ध्यान देना है। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। सब बच्चे ध्यान देंगे एरिया अंडर द कर्व पे। कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, पर ध्यान देना है एरिया अंडर द कर्व। अब सुनो ध्यान से, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ध्यान देना है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको देता है अलजेब्रिक एरिया, लेकिन इस चैप्टर में आपको कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक एरिया। सबसे पहली चीज यही मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन gives algebraic area, but in this chapter we have to find geometric area। ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक एरिया का मतलब है नो एरिया एवर गेट्स सब्सट्रैक्टेड, कोई भी एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। आइए इस बात को समझें एक छोटे एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो एक कर्व गिवन है, बोर्ड पर देखें। मान लीजिए कर्व गिवन है ऐसा, ये है x इक्वल टू a और ये पॉइंट है x इक्वल टू b, ये रहा x और ये रहा y। एक कर्व गिवन है, कर्व की इक्वेशन हम ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। अब मान लीजिए ये एरिया का मैग्नीट्यूड a1 है, मान लीजिए इस एरिया का मैग्नीट्यूड a2 है, मान लीजिए इस एरिया का मैग्नीट्यूड a3 है। अगर आप इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स आपको देगा a1 माइनस a2 प्लस a1 माइनस a2 प्लस a3। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड एरिया between y equal to fx and x axis from x equal to a to x equal to b, then answer will be, तो इस केस में आंसर आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। ध्यान देना, अगर आपसे मैं बोलूं कि एरिया बिटवीन fx एंड x एक्सिस निकालो, तो एरिया बिटवीन fx एंड x एक्सिस यानी fx और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। अब आपको fx और x एक्सिस के अगर बीच का एरिया निकालना है तो वो हमेशा x इक्वल टू b ऐसा a1 प्लस a2 प्लस a3, कोई एरिया कभी घटेगा नहीं। पता लगा आप डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिए और अपने गांव पहुंच गए और पापा ने बोला, आपके पापा मान लो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मेरे पापा भी खेती किसान है, तो बोला कि बेटा खेत का एरिया नाप दो, और पिताजी का खेत ऐसा है और आपने सिमेट्रिकली यहां पर बना दी y एक्सिस और यहां बीचों बीच खींच दी x एक्सिस और डेफिनिट इंटीग्रेशन कर दिया और बोला पिताजी तुम तो लुट गए हो, थारो खेत का एरिया तो 0 छे, एरिया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। अब सवाल उठता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन, अल्टीमेटली एरिया निकालेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन से, लेकिन हमको डेफिनिट इंटीग्रेशन विद केयर इस्तेमाल करना है। सो इन दिस चैप्टर we have to use definite integration with care। अल्टीमेटली एरिया निकालने का तरीका तो एक ही है हमारे पास। एरिया निकालने के लिए हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन के अलावा कोई चारा नहीं है, तो यूज डेफिनिट इंटीग्रेशन ही करना है। लेकिन हर पल इस बात को ध्यान रखना है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन देता है अलजेब्रिक एरिया, जबकि इस चैप्टर में हमको कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक एरिया। कोई भी एरिया किसी भी हालत में कभी भी घटना नहीं चाहिए, सारे के सारे एरिया हमेशा जुड़ने चाहिए, जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इसीलिए अल्टीमेटली यूज करना है डेफिनिट इंटीग्रेशन है, लेकिन विद केयर। ये हो गया चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। कॉपी करें तो आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हमने ये तो समझ लिया कि इस चैप्टर में निकालना है ज्योमेट्रिक एरिया, लेकिन वो एरिया तो निकालेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की मदद से। एरिया निकालने के लिए हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो एरिया तो निकलेगा डेफिनिट इंटीग्रेशन की मदद से। अब सवाल उठता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन की मदद से निकलेगा, पर ध्यान देना है
क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हमको कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक एरिया। कोई भी एरिया किसी भी हालत में कभी भी घटना नहीं चाहिए। ओके, अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अब मैं बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ एरिया। अब मैं आपको एरिया की कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। एरिया की कैलकुलेशन दो तरीके से होती है, या तो एरिया की कैलकुलेशन आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, या इसी एरिया की कैलकुलेशन आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ एरिया। सबसे पहले मैं समझाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन ऑफ एरिया। ध्यान से देखना है, इसी कोई विशेष बात नहीं है। इनफैक्ट अगर नहीं भी बताऊं तो भी आप कर लेंगे, लेकिन बताना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दें। मान लीजिए कोई कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, मान लीजिए कोई कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, और मुझे एरिया निकालना है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। अगर कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो यह जो एरिया निकल के आएगा बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, इस केस में सीधे आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी। लेकिन अगर गलती से इस कर्व ने एक्स एक्सिस को काट दिया, लेकिन अगर गलती से इस कर्व ने एक्स एक्सिस को काट दिया, एक्स इक्वल टू ए और ये एक्स इक्वल टू बी। अब आप एरिया निकालना चाहते हैं बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, अब आप एरिया निकालना चाहते हैं बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। अगर अब आप कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना चाहते हैं तो अब की बार एरिया निकल के आएगा इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि जब आप एफ एक्स का मॉड ले लेंगे तो कोई एरिया घटेगा नहीं, नीचे वाला भी ऊपर आ जाएगा। अब सवाल उठता है गुरुजी मॉड ले तो लिया है, लेकिन मॉड की कैलकुलेशन अपने आप तो होगी नहीं, कैलकुलेशन तो हमें ही करनी है। मॉड इसलिए लिया है ताकि गलती से कोई भी एरिया घटे नहीं। अब कैलकुलेशन अगर खुद से ही करनी है तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। x इक्वल टू C1 मान लेते हैं, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहां पर ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल टू C2 मान लेते हैं। तो कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम बोलेंगे a से C1 तक तो कर्व ऊपर है तो एफ एक्स डी एक्स, वही मॉड को डिफाइन कर रहा हूं, प्लस C1 से C2 तक कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है तो माइनस एफ एक्स डी एक्स, प्लस C2 से B तक कर्व ऊपर है तो एफ एक्स डी एक्स। अगर कर्व गलती से एक्स एक्सिस को काट रहा है तो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि मॉड एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अगर कर्व गलती से एक्स एक्सिस को काट रहा है तो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि मॉड एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, बात बन जाएगी। यहां पर मैंने आपको सिखाया कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना, यहां पर मैंने आपको सिखाया कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना। अब मैं आपको बताऊंगा दो कर्वों के बीच का एरिया निकालना। मान लीजिए आपके पास एक कर्व है ये y इक्वल टू एफ एक्स, और एक और मान लीजिए कर्व है y इक्वल टू जी एक्स, और पूरे टाइम एफ एक्स जी एक्स के ऊपर है। मैंने क्या बोला? पूरे टाइम एफ एक्स जी एक्स के ऊपर है। तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू ए, यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू। तो दो कर्वों के बीच का एरिया निकल के आता है, दो कर्वों के बीच का एरिया निकल के आता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx। दो कर्वों के बीच का एरिया निकल के आता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx। रट लें, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx। लेकिन अगर गलती से ये दोनों कर्व एक दूसरे को काट दें, ये लीजिए x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। मान लीजिए कोई एक कर्व, ये वाला कर्व हम y इक्वल टू एफ एक्स कह देते हैं, और ये वाला कर्व हम y इक्वल टू जी एक्स कह देते हैं। तो रियल में जो एरिया निकल के आएगा, ये एरिया बाउंडेड है, ये एरिया बिटवीन कर्व है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब मॉड कोई खुद से तो डिफाइन होगा नहीं, पीस वाइज फंक्शन इंटीग्रेट तो होता नहीं है। पीस वाइज फंक्शन में तो डैट का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी डिफाइन एंड डू। चलिए, तो मान लीजिए ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ रहा है, मान लेते हैं ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ रहा है
ये इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल टू C1। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको डिफाइन करिए। देखिए A से C1 तक कौन ऊपर है, G ऊपर है, तो gx माइनस fx प्लस C1 से B तक कौन ऊपर है, F ऊपर है, तो fx माइनस gx। यहां पर एक छोटी सी विशेष बात मैं बताना चाहूंगा, इस छोटी सी जगह में विशेष बात, दो कर्वों के जो बीच का एरिया होता है वो उनकी लोकेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। इसको अलग से पेन से लिख लेते हैं। एरिया बिटवीन टू कर्व्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर लोकेशन। दो कर्वों के बीच का एरिया लोकेशन के इंडिपेंडेंट होगा। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। लोकेशन, मेरी बात सुनिए, यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर है कर्व कि एक्स एक्सिस के नीचे है कर्व, इस लोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है कर्व कि एक्स एक्सिस के नीचे। यहां लोकेशन का ध्यान नहीं रखना पड़ता। चाहे, सुनिए मेरी बात को, चाहे दोनों कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे दोनों कर्व सेकंड क्वाड्रेंट में हो, चाहे क्वाड्रेंटों में ऐसे काट रहे हो, चाहे यहां हो, कहीं पर भी हो, दो कर्व कहीं पर भी हैं, उन दो कर्वों के बीच का एरिया हमेशा निकल के आएगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में हो, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, चाहे क्वाड्रेंटों के बीच में बिखरे हो, कहीं पर भी हो, देखना ही नहीं है कि एक्स और वाई एक्सिस के रिलेटिव कहां है वो। जब आप दो कर्वों के बीच के एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखना ही नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिलेटिव कहां लोकेटेड है, बस ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। जब भी आप दो कर्वों के बीच के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो उनकी लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इमैटेरियल हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जब आप कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर है कि एक्स एक्सिस के नीचे है। लेकिन जब आप दो कर्वों के बीच का एरिया निकालते हैं तो दोनों कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हो, दोनों कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो, एक कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हो, एक कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधे करिए, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। कॉपी कर लीजिए इसको। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया कैसे निकालते हैं, कोई खास बात नहीं, करना इंटीग्रेशन ही है, करना इंटीग्रेशन ही है। लेकिन जब आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालते हैं और एक्स एक्सिस के साथ में एरिया निकालना है तो ध्यान रखना है कि कर्व ऊपर है कि नीचे, और दो कर्वों के बीच का एरिया निकालना है, फिर तो टेंशन ही नहीं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। आइए, कभी कभी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना सही नहीं रहता, कभी कभी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना ठीक नहीं बैठता, तो हम एरिया निकालते हैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। आइए अब आपको मैं बताऊं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे निकलता है एरिया, एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। बिल्कुल ध्यान देंगे, कोई खास बात नहीं है। जैसे अपन ने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकाला, वैसे ही अब मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया सिखाने जा रहा हूं। मान लीजिए अगर कोई कर्व ऐसा है, अब सुनना है ध्यान से, इस बार कर्व दे रखा है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और मुझे एरिया निकालना है y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक। तो ये जो एरिया बाउंडेड निकल के आएगा, ये एरिया सीधे निकल के आ जाएगा a टू बी एफ वाई डी वाई। देखो, जब आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालते हैं तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में, फंक्शन भी y का और लिमिट्स भी y की। जब आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालते हैं तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में, फंक्शन भी x के टर्म में और लिमिट्स भी x। ये हो गया जब वो पॉजिटिव x एक्सिस की ओर है। गलती से मान लीजिए उसने काट दिया, गलती से मान लीजिए उसने काट दिया, रोइए मत, रोइए मत। और मुझे चाहिए y इक्वल टू ए से लेकर y इक्वल टू बी तक का एरिया। इस बार भी फंक्शन x इक्वल टू एफ वाई है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरा एरिया आप लिख सकते हैं a टू बी मॉड एफ वाई डी वाई। लेकिन किंतु एंड परंतु मॉड को डिफाइन तो खुद ही करना पड़ेगा।
अब डिफाइन कैसे करेंगे मैं बताता हूं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल कर, मान लीजिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू C1 है, और मान लीजिए ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू C2 है। मान लीजिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू C1 है और दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू C2 है, तो खुद ही करना पड़ेगा। अब देखिए a से C1 तक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर तो पॉजिटिव है, तो fy dy प्लस, लेकिन अगर C1 से C2 जा रहा हूं तो नेगेटिव है, तो मॉड नेगेटिव बन के खुलेगा, माइनस fy dy प्लस C2 से अगर B तक की बात करूं फिर पॉजिटिव हो गया fy dy। ध्यान रखना, जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फंक्शन भी y की, लिमिट भी y की। आइए यहां पर दो फंक्शन के बीच में, दो ग्राफ के बीच में एरिया बताऊं। सेम अप्रोच, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपन करते थे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यहां पर करेंगे राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। मान लीजिए ये एक कर्व है x इक्वल टू fy, और यहां पर एक और कर्व है x इक्वल टू gy। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये y इक्वल टू a है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये y इक्वल टू b है, तो ये एरिया अगर दोनों कर्व काट नहीं रहे हैं, पूरे टाइम राइट में एक ही कर्व है, पूरे टाइम लेफ्ट में एक ही कर्व है, तो एरिया सीधे सीधे निकल के आ जाएगा a टू b, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, सीधे आंसर राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। लेकिन गलती से अगर इन कर्वों ने एक दूसरे को काट दिया, अक्सर काट देते हैं ये लोग, ये लीजिए ये रहा y y y y, ये y इक्वल टू a से लेकर y इक्वल टू b, और मान लीजिए ये वाला कर्व है x इक्वल टू fy और ये वाला कर्व है x इक्वल टू gy। तो अब आपको इन दोनों कर्व्स के बीच में, अब आपको इन दोनों कर्व के बीच में एरिया बाउंडेड चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो एरिया सीधे सीधे निकल के आ जाएगा a टू b मॉड ऑफ fy माइनस g। लेकिन मॉड खुद ही तो डिफाइन होगा नहीं, मॉड को तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू C1 आता है, अगर ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू C1 निकल के आ रहा है, अगर ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू C1 निकल के आ रहा है, तब देखना पड़ेगा a से C1 में कौन राइट है, a से C1 में राइट माइनस लेफ्ट, तो यहां पर आ जाएगा gy माइनस fy dy प्लस C1 से B तक कौन राइट है fy, तो यहां पर आ जाएगा fy माइनस gy dy। यहां पर भी वही पुरानी बात लागू होती है कि जब आप दो कर्वों के बीच का एरिया निकालते हैं तो लोकेशन के इंडिपेंडेंट होता है। जब आप दो कर्वों के बीच का एरिया निकालते हैं तो लोकेशन के इंडिपेंडेंट होता है, सीधे राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला। हियर ऑल्सो एरिया बिटवीन टू कर्व्स will be independent of their location। दोनों के दोनों कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, क्वाड्रेंटों के बीच में बिखरे हुए हो, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं भी हो, डजंट मैटर, डजंट मैटर। जी हाँ, या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत वैसे बहुत कम ही पड़ती है, लेकिन फिर भी कॉपी कर लें। हाँ, अब सुनो ध्यान से, एरिया अंडर द कर्व की बेसिक थ्योरी हमको क्लियर हो गई है। आइए अब एरिया अंडर द कर्व पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ध्यान से देखेंगे एरिया अंडर द कर्व पर बेस्ड इन क्वेश्चंस को, ध्यान देखिए। आइए शुरू करते हैं कुछ छोटे छोटे सवालों से। आइए लेट अस बिगिन विद सम सिंपल क्वेश्चंस। यस, शुरुआत के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल बहुत क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरुआत के लिए एक बहुत अच्छा सवाल कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहली बात हो गई कि पूरा एरिया कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिखाई नहीं पड़ता। ऑन द लेफ्ट बाय वाई एक्स। आइए देखें
इसके अंदर अभी शुरुआत में मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं जिनमें कर्व स्केचिंग कॉमन सेंस से हो जाती है, फिर भी कर्व स्केचिंग के कुछ फंडे मैं बताता चलूंगा, उन फंडों को अपन अलग से नोट करेंगे। कर्व स्केचिंग के, कर्व बनाने के कुछ कंसेप्ट हैं, कर्व स्केचिंग कंसेप्ट्स, उनको मैं बताता चलूंगा, नोट करते आएंगे, ध्यान देंगे। अभी शुरुआत में अपन ऐसा कर्व ले रहे हैं जो कि बनाना इजी है। खैर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बाय वाई एक्सिस, जिसकी लेफ्ट बाउंड्री वाई एक्सिस हो जाए, ध्यान देंगे, लेफ्ट पे वाई एक्सिस, बिलो नीचे की बाउंड्री ये हो जाए, अबव लेफ्ट ये हो जाए, एंड अबव राइट ये हो जाए। चार चार कर्व दे रखे हैं, पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं हमको। खैर, लेफ्ट पर वाई एक्सिस आ जाए, बिलो y इक्वल टू एक्स बाई 4 आ जाए, तो y इक्वल टू एक्स बाई 4 बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लाइन बना दी y इक्वल टू एक्स बाई 4, अबव लेफ्ट बाई, अब देखो इस कर्व को देखो, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। कॉमन सेंस की बात है, x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। x 0 पर y 1 होगा, तो x 0 पर y 1 होगा, तो कर्व शुरू होगा 0,1 से और बस ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने कर्व बना दिया y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। बहुत सारे कर्व डायरेक्ट रिलेशन के होते हैं, जैसे इस कर्व को ये पैराबोलिक कर्व है, लेकिन ऐसा बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए। x को नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते क्योंकि रूट एक्स है, x को नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते। x 0 पर y की वैल्यू 1 आएगी, और जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते आएंगे y की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, कोई खास बात नहीं। आइए y इक्वल टू 2y रूट है, इसके बारे में देखें। जब भी x और y में इनवर्स रिलेशन आएगा, जब भी x और y में मतलब इनवर्स रिलेशन आएगा, x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर, इस प्रकार का, तो उस केस में हमेशा हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। कॉमन सेंस लगाइए, इसको येलो कलर से बना देता हूं, ध्यान देखिए। x 0 पर y इंफिनिटी और x इंफिनिटी पर y 0, जब भी कभी भी y और x में इनवर्स रिलेशनशिप आएगा, जब भी कभी y और x में इनवर्स रिलेशनशिप आएगा, हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात नोट कर लें, वेन एवर x एंड y इन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप we get हाइपरबोलिक प्रोफाइल। आपको हमेशा ही हाइपरबोलिक प्रोफाइल मिलेगी। यहां पर भी देखो x को नेगेटिव नहीं रख पाओगे क्योंकि रूट x है, x 0 पर y इंफिनिटी और x इंफिनिटी पर y 0, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ये कौन सा कर्व बन गया? ये बन गया y इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स। तो आइए एरिया बाउंडेड की बात करें, तो ये है एरिया बाउंडेड। देखिए ये जो एरिया बाउंडेड है सारी बातों को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए, लेफ्ट में y एक्सिस है, बिलो में y इक्वल टू एक्स बाई 4 है, अबव लेफ्ट, ऊपर से लेफ्ट 1 प्लस रूट एक्स है, अबव राइट, ऊपर से राइट 2 बाई रूट एक्स है। यहीं पर महत्व होता है कर्व स्केचिंग का। अब कर्व आपने बना लिए, अब आइए एरिया निकालें। अब एरिया सिर्फ लिखना होता है, सारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। ये वाला x इक्वल टू 0 आ गया, इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट हमको चाहिए होगा, तो ये किसका, ये पॉइंट क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो x इक्वल टू 1 इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, क्योंकि अगर आप x को 1 रख देते हैं दोनों की वैल्यू 2 आ जाती है। एक और इंटरसेक्शन पॉइंट ये भी चाहिए होगा, x इक्वल टू एक्स बाई 4 और 2 बाई रूट एक्स, 4 आ रहा है। देखो अगर x को 4 रख दो तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। अब एरिया को ढंग से लिखिए, दो कर्वों के बीच का एरिया। एरिया अंडर द कर्व के चैप्टर में 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है ढंग से जो एरिया निकालना है उसको आइडेंटिफाई करना, वो काम होता है कर्व स्केचिंग की मदद से। जो एरिया फाइंड आउट करना है उसको ढंग से आइडेंटिफाई करना, तो वो काम होता है कर्व स्केचिंग की मदद से। दूसरा इसके अंदर होता है आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिखना। तो ध्यान से लिखें, देखो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट? सभी कुछ y इक्वल टू एक्स के टर्म में दे रखा है। अब इस एरिया के मैं 2 टुकड़े कर लेता हूं, तो एरिया बाउंडेड कितना निकल के आ जाएगा? 0 से 1 तक
तो इन दोनों कर्वों के बीच का एरिया एक्स कोऑर्डिनेट को देखें, और 1 से 4 तक इन दोनों कर्वों के बीच का एरिया, तो 0 से 1 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx प्लस 1 से 4 तक, 1 से 4 में ये कर्व ऊपर है, ये नीचे है, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx। ये लीजिए, ये आ गया एरिया, ये आ गया एरिया। ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व के चैप्टर में 2 स्टेप होंगे। सबसे पहले कर्व को प्लॉट करके एरिया आइडेंटिफाई करना, बिना प्लॉट करे मत करना, आपको समझ में नहीं आएगा कहां पर एरिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एरिया एक बार आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है ये एरिया निकालना है, तो आप उस एरिया को ढंग से ब्रेक करो। यार यहां से यहां तक तो इन दोनों कर्व के बीच का एरिया है, फिर यहां से यहां तक इन दोनों कर्व के बीच का एरिया है, तो सबके एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, इसके इसके इसके, और फिर 0 से 1 ऊपर वाला माइनस 99% यही फॉर्मूला काम में आएगा, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, क्योंकि आपको 2 कर्वों के बीच का एरिया निकालना होगा। तो ये 0 से 1 तक दिस माइनस दिस माइनस, कॉपी करिए। आइए एक और क्वेश्चन लें, सब बच्चे ध्यान देंगे। एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द कर्व, 2 कर्व दे रखे हैं और उन दोनों कर्वों द्वारा जो क्लोज्ड फिगर बनेगा उसका एरिया निकालना है। 2 कर्व दे रखे हैं और दोनों कर्वों द्वारा जो क्लोज्ड फिगर बनेगा उसका एरिया निकालना है। चलो कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द कर्व खतरनाक है, चलो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले दोनों कर्व में अलग अलग बनाऊंगा, फिर सेम पेपर पर बनाऊंगा। इस कर्व को अगर देखें y = 3/mod x, x और y में वापस इनवर्स रिलेशनशिप है, तो हाइपरबोलिक प्रोफाइल आएगी। तो एक बात और देखें, x को चाहे +1 रखो तो भी 3 मिलेगा, x को चाहे -1 रखो तो भी 3 मिलेगा। क्या आप देख रहे हैं कि x की जगह +x रखने या -x रखने पर y चेंज नहीं होता? तो जैसी हाइपरबोलिक प्रोफाइल आपको इधर मिलेगी वैसी हाइपरबोलिक प्रोफाइल इधर मिलेगी। आप चाहो तो दोनों के अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हो। इधर वाला y = 3/x आ जाएगा, इधर वाला y = -3/x आ जाएगा, क्योंकि जब आप x को पॉजिटिव लेंगे तो mod x x बन जाएगा, और जब आप x को नेगेटिव लेंगे तो mod x -x बन जाएगा। ध्यान देना। आइए इस ग्राफ को बनाएं, जहां पर ये चीज अपन को दे रखी है 2 - 2 - x। तो मेरे बच्चे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर x 2 से बड़ा हो गया या x 2 से छोटा हो गया, अगर x 2 से छोटा हो गया तो ऐसी स्थिति में 2 - x ये x आ जाएगा, और x अगर 2 से बड़ा हो गया तो ऐसे x -2 तो 4 - x बन के खुलेगा। इसको अपन अलग से बना लेता हूं एक बार। 2 पर वैल्यू 2 आ रही है, देखिए ध्यान से, पीले कलर का यूज। चलिए 2 से छोटे पर ये y = x लाइन हो जाती है, और 2 से बड़े पर ये 4 - x। ये मॉड है तो आसानी से डिफाइन कर लिया, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने दोनों कर्व अलग अलग बनाए हैं। चलिए अब दोनों को सेम पेपर पर बना लेते हैं ताकि बाउंडेड देख सकें। देखिए पीले वाले को पीले रंग से ही बनाऊंगा। ये आ गया 0 2 4। 2 पर जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। इस सफेद वाले को सफेद से ही बना देता हूं, y = 3/x। यहां पर आप चाहें तो इधर कर्व बना सकते हैं, लेकिन ये कर्व इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो बाउंडेड हो बाउंडेड की बात करें तो दिस इज द कर्व बाउंडेड। आइए लाइनों की इक्वेशन लिख लें। यहां पर ये लाइन है y = x, यहां पर ये लाइन है y = 4 - अब आपको सारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। एक तो आपको ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, ये तो पता ही है कि ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। तो y = x और 3/x को इक्वेट कर दें तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा x = √3, और 3/x 4 - x = 3। तो देखिए √3 से 2 तक, तो ये ऊपर है ये नीचे है, तो एरिया को मैं लिख दूंगा √3 से 2 तक, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला x - 3/x dx प्लस 2 से 3 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला
ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ये एग्जैक्ट एरिया बाउंडेड आ गया। ध्यान देना है, यहां से यहां तक ये लाइन ऊपर है, ये कर्व नीचे है, और यहां से यहां तक ये लाइन ऊपर और ये कर्व नीचे है। दो पार्ट में हमेशा एरिया अंडर द कर्व का सवाल बनता है। पहले पार्ट में हम कर्व को स्केच करके आइडेंटिफाई करते हैं एरिया, और दूसरे पार्ट में उस एरिया को डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिखते हैं। दोनों ही पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लीजिए, ध्यान सुनेंगे। एक और बेहतरीन सवाल सब बच्चे देखें, आसान सवाल है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। ऑल्सो, इतना ही नहीं, आगे बोलता है ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइडेड दिस एरिया। चलिए दोनों कर्व अलग अलग बनाते हैं। y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये आपको नजर आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 जैसा। यानी सर्किल है लेकिन y हमेशा पॉजिटिव है, तो सर्किल के ऊपर का पोर्शन। यानी अगर केवल इस कर्व को मैं बनाऊं तो ये कर्व ऐसा है सेमी सर्किल। कहां से कहां? -1 से 1 तक। आइए दूसरे कर्व को देखें। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूबिक है, पर ये बेहतरीन फैक्टराइज हो जाता है और इसके 3 के तीनों रूट निकल आते हैं। तो आइए, एक तो ये पास करेगा -1 से, 0 से और 1 से, तो इसका कर्व ऐसा बन जाएगा। दोनों कर्व बन गए, क्यूबिक है। आइए दोनों को एक ही पेपर पर बनाएं और कर्व बाउंडेड की बात करें। ये कहता है एक सेमी सर्किल -1 से 1, तो यहां पर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। -1 से 1, यहां पर -1 से 1 बेहतरीन सेमी सर्किल। और ये दूसरा कर्व आइए पीले से बनाएं। ये रहा जी, आ गया कर्व। दोनों कर्व हमने बना दिए हैं। तो अगर एरिया बाउंडेड की बात करें देन दिस इज द एरिया बाउंडेड। पूरा एरिया बाउंडेड अगर निकालना हो, कंप्लीट एरिया, पहले बोलता है फाइंड द एरिया बाउंडेड। तो अगर पूरा एरिया निकालना हो तो पूरा का पूरा एरिया, पूरे टाइम सेमी सर्किल ऊपर है, पूरे टाइम ये कर्व नीचे है, तो -1 से 1 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ये आ गया। अब इतना ही नहीं, वो एक और बात बोलता है ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द एरिया। आइए वाई एक्सिस का रेशियो निकालने के लिए हम चालाकी लगाएंगे। ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को हम A1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? A1। इस एरिया को हम A1 कह देते हैं। तो रेशियो, इधर देखिए, रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो निकल के आ जाएगा A माइनस A1 अपॉन A1, क्योंकि पूरा एरिया A था। अगर उसमें से A1 एरिया घटा दूंगा तो y एक्सिस के ऊपर का एरिया आ जाएगा, और A1 खुद y एक्सिस के नीचे का एरिया है, तो A माइनस A1 अपॉन A1। तो इकलौती चीज जो और निकालनी है वो A1 निकालना है। लेकिन यहां पर A1 क्या है? इस कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया, लेकिन ये कर्व x एक्सिस के नीचे है। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो वो चीज नेगेटिव निकल के आ जाएगी। चलिए बात करते हैं। तो A1 निकल के आ जाएगा 0 से 1 तक माइनस टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। तो ये लीजिए, रेशियो भी निकल के आ गया। ध्यान से करना है, कॉपी कर लें इसको। यहां पर ये गलती से हमने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। यहां पर पूछा गया वाई एक्सिस इस एरिया को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेम अप्रोच लगाएंगे, सेम अप्रोच वाई एक्सिस के लिए भी। इधर देखेंगे सब बच्चे वाई एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, ये एरिया इधर का पूरा निकाल लेते हैं। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, कोई भी एक साइड का एरिया निकाल लें। मान लो ये एरिया निकाल लेते हैं, ये एरिया, इस एरिया को A2 कह देते हैं। ये जो रेशियो निकल के आया, गलती कर दी, ये रेशियो निकल के आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस।
आप रेशियो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकाल सकते हैं। तो अगर वाई एक्सिस के देखें विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो जो रेशियो निकल के आएगा राइट अपॉन लेफ्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा a माइनस A2 अपॉन A2। अब A2 निकालना कौन सी बड़ी बात है, A2 निकाल लीजिए। A2 जो है वो है -1 से 0 तक सर्किल और इसके बीच का एरिया, तो ये आ जाएगा -1 से 0 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। चलिए अपन ने बल्कि एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन कर दिया, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट, यानी एक्स एक्सिस एरिया को किस रेशियो में डिवाइड करता है ये भी निकाल लिया, और वाई एक्सिस एरिया को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो भी निकाल लिया। जहां पर रंग बिरंगी कलर का बढ़िया इस्तेमाल होता है, कॉपी कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सही। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। हाँ, कंप्यूट द एरिया ऑफ द कर्वी लीनियर ट्रायंगल। कर्वी लीनियर ट्रायंगल मतलब, कर्वी लीनियर ट्रायंगल का मतलब भैया ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड स्ट्रेट लाइन के बजाय कर्व हो, स्ट्रेट लाइन के बजाय कर्व हो, कर्वी लीनियर ट्रायंगल बाउंडेड बाय वाई एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू tan x एंड दिस। ठीक है, एक बाउंड्री तो वाई एक्सिस हो गई, दूसरा y इक्वल टू tan x है, तो y इक्वल टू tan x का कर्व हम ऐसा बना लेते हैं। y इक्वल टू tan x का कर्व कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट y इक्वल टू 2/3 cos x, y इक्वल टू 2/3 cos x, यानी y इक्वल टू 2/3 cos x, x 0 पर y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, यहां पर 2/3, और x अगर π/2 पर तो 0 ही आ जाएगी। सो ये रहा कर्वी लीनियर ट्रायंगल, दिस इज द कर्वी लीनियर ट्रायंगल जिसका एरिया हमको निकालना है। ये देखिए ध्यान से, आराम से कर्व बनाए गए हैं, ये तो समझ गए होंगे। ये वाला y इक्वल टू tan x का कर्व है, और ये वाला y इक्वल टू 2/3 cos x का कर्व है। कर्व बनाना मुश्किल काम नहीं है, cos x और tan x ऑलरेडी जानते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एरिया लिखना है, क्या ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा या इसका y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। आइए देखें कहां इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। tan x इक्वल टू 2/3 cos x कहां पर होगा, ये सोचना पड़ेगा। tan x की वैल्यू 2/3 cos x कहां होगी, तो tan x को लिख देंगे sin x अपॉन cos x, 2/3 cos स्क्वायर x निकल के आ जाएगा। ये देखिए, इसको हम चाहें तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। फिलहाल तो x कोऑर्डिनेट निकालने की इच्छा है, तो यहां पर ये आ गया, तो यहां से sin x इक्वल टू 2/3 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पर आ जाएगा 3 sin x 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इधर ले आए, क्वाड्रेटिक बन गई, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। तो यहां से साइन x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac तो 4 to the 8 प्लस 16। अरे वाह, सुंदर रूट आ रहे हैं क्या, सुंदर रूट आ रहे हैं क्या। बी स्क्वायर माइनस 16 5, तो ये आ गया -3 प्लस -5/4। तो साइन एक्स की एक वैल्यू तो -3 प्लस 5/4, -3 प्लस 5/4, तो ये 2/4 हाफ, और दूसरा साइन एक्स की वैल्यू -3 माइनस, ये ऑलरेडी रिजेक्ट, ये x इक्वल टू हाफ एक्स, यानी x इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, अब नंबर लाइन पे 30 डिग्री मत लिखना, π/6 लिखना। एंगल्स हमेशा रेडियन में लिखे जाते हैं, एंगल्स हमेशा रेडियन में लिखे जाते हैं। तो ये एरिया लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, एरिया निकल के आ गया 0 से π/6 ऊपर वाला
माइनस नीचे वाला, ये आ गया एरिया निकल के। कॉपी कर ले मेरे बच्चे।